हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर हम बात करें आरबीएसई सिलेबस की, तो आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये जो चैप्टर है इसका टोटल वेटेज है 7 मार्क्स। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 7 मार्क्स के। तो लगभग 10% आपके एग्जामिनेशन पेपर का इस चैप्टर पर डिपेंड करता है। सबसे मान के चलते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है इस बुक के अंदर यही है। इस चैप्टर में से जैसे जैसे आप इसको याद करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, इसको रटने की आपको जरूरत है नहीं, सिर्फ समझना है। और जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये चैप्टर आपको एकदम इजी लगने लग जाएगा। इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उस बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका वेटेज जो हो गया वो मार्क्स हो गए 7। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, कार्बन जो है ना, ये हमारी पीरियोडिक टेबल में आता है 6 नंबर पर। पहले आता है हाइड्रोजन, याद है 9th क्लास में याद कर रहे थे आपने 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। ठीक है, याद है। अब ये कौन सा नंबर हो गया? 6 हो गया। अब ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हो गया? 6 हो गया। ये एक नॉन मेटल है, आपको पता है। कोल और पेट्रोल जो है उसकी फॉर्म में पाया जाता है। अब बात करें हम कार्बन के बारे में, तो देखिए कार्बन जो है ना, कैसे पता लगाए कि किसी चीज में कार्बन है? तो कोई भी चीज जो जलने पर काली हो जाती है वो कार्बन है। तो याद करो, सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो जलने पर काली नहीं होती? सभी, इवन हमारी स्किन भी जल जाती है तो काली हो जाती है ना। यानी कि हमारे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बन है इसके अंदर जो एक नॉन मेटल है, साथ ही साथ इसके अंदर खास बात क्या है देखो, कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है। ये तो मालूम है आपको कि 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% जो बचता है उसमें आर्गन, हीलियम, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और 0.03% कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये आपको पता है। तो कार्बन के फॉर्म में ये जो कार्बन है वहाँ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, यानी कि अर्थ की सरफेस पर केवल 0.02% कार्बन है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में है। ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो सकता है, कोल, पेट्रोलियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये सभी किसी न किसी रूप में कार्बन के रूप हैं जो कि हमारी अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। अब कार्बन हम कहाँ काम में ले रहे हैं? तो देखिए, कपड़े हम पहन रहे हैं, ये कार्बन है। कागज जो हम काम में ले रहे हैं ये कार्बन है। खाना जो हम खा रहे हैं वो भी किसी न किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर, तो वहां भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन है। खाना खा रहे हैं, जो दवाइयां हैं उनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है किसी न किसी फॉर्म में। यानी कि हमारे जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां हम कार्बन को यूज में नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अब कंपाउंड्स बनाता है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जैसे आपकी क्लास में है कि कुछ बच्चे होते हैं वो रिजर्व नेचर के होते हैं और कुछ का बड़ा फ्रेंडली नेचर होता है, यानी कि वो सबको जल्दी से अपना दोस्त बना लेते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 120, कुछ कम 120 से लगभग 120 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये जो कार्बन है ये एक स्पेसिफिक पोजीशन रखता है। क्लियर? अब ये जो कार्बन है ना, ये अकेला ही बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो सब मिलकर लगभग 5000 कंपाउंड्स बना सकते हैं, इसके अलावा, कार्बन के अलावा। लेकिन अकेला कार्बन 5 लाख कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो फ्रेंडली नहीं, ओवर फ्रेंडली जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाने का गुण कार्बन रखता है। चलिए, ये तो हो गया इस चैप्टर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि हमने कार्बन के बारे में क्या क्या जाना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर और चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। चलिए, देखो,
अब हमने पढ़े थे, एक तो हमने पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स, याद आ गया? आयनिक कंपाउंड्स जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एलिमेंट के मिलने से बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल याद कर लो, अगर याद आ जाए तो NaCl, ठीक है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, बहुत मजबूत होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मालूम है ये सब आपको, है ना। लेकिन हम जब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है ये क्या है, एक नॉन मेटल है। अब धीरे धीरे टॉपिक पर आते हैं। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो कितना है, 6। अब आपने शेल पढ़ी थी K, L, M और N, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है। फिर 8 होते हैं, इस तरह बढ़ते जाते हैं। याद करो, हमने वैलेंसी निकालनी सीखी थी क्लास 9th में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, वहां से। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, और बाद वाले में आप 8 तक लिख सकते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो सबसे अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, बाहर कितने रह गए, 4। अब यहां से दूसरा नियम निकल के आता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि अष्टक का नियम। ये भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबल स्टेट में कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही वो प्राप्त कर लेता है वैसे ही वो एकदम शांत हो जाता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है, अपनी स्टेबल कंडीशन में आराम से रहता है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, जीनॉन है, ये सब क्या है, लास्ट ग्रुप नंबर 18 में पाए जाते हैं। ये नोबल गैसेस कहलाती है, ठीक है। अब देखो कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता और है, 4। अब स्थिति होंगी 2। पहली स्थिति तो क्या होगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये डोनेट कर देता है तो ये क्या बन जाता है, कैटायन, यानी कि C+4, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही रह जाएगा, जो कि स्टेबल कंडीशन है, ना इलेक्ट्रॉन्स लेना ना इलेक्ट्रॉन्स देना। और क्या कंडीशन है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और ये क्या बन जाए, एनायन बन जाए। और जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 ऑलरेडी थे, 4 इसने प्राप्त कर लिए, क्या हो जाएगा इसके पास, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो +4 हो जाएगा और ले लिए तो माइनस हो जाएगा। अब ये जब कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, अब ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देना इतना इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, 2 दे दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना इतना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है ये, इसने बीच की स्थिति निकाली कार्बन ने कि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं और ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने हैं। करना क्या है कि अपने पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका साझा कर लेना है, यानी कि किसी और के साथ बराबर बराबर शेयरिंग कर लेनी है। और जो शेयरिंग करने से बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या किया जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है ना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, किसी भी एलिमेंट के साथ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि हिंदी में जब हम इसको कहेंगे तो इसको कहते हैं सह संयोजक बंध। अभी हम कुछ एलिमेंट्स के अंदर बनाना सीखेंगे इसको, सह संयोजक बंध, यानी कि वह बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आपसी सहयोग से या आपसी साझेदारी से होता है उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। आई रिपीट कि वह बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से होता है। साझेदारी मतलब कि दोनों में बराबर बराबर बटा हुआ है, उसे कहा जाता है साझेदारी से होता है, उसे क्या कहा जाता है, सह संयोजक बंध। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरशेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि वह बंध जो कि इलेक्ट्रॉन्स की इंटरशेयरिंग मतलब जो 2 एलिमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में शेयरिंग से बनता है, उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन हमारे कोर्स में जो मेन है उनको हम पढ़ते हैं। देखो एक तो हमें बनाना सीखना है H2, O2 और N2, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये हमको सिखाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखो कि 9th क्लास में आप 20 तक एलिमेंट्स का नंबर सीक्वेंस याद कर चुके हो, ठीक है। नहीं किया है तो एक बार आज और अच्छे से कर लेना। 20 तक एलिमेंट्स का
सीक्वेंस जो है आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो वो कहाँ काम आएगा, जैसे हाइड्रोजन, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी, इनका पीरियोडिक टेबल में नंबर कितना होता है, ठीक है। H2 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक ही है, ठीक, जो कि कौन से शेल में आ जाएगा, के शेल में आ जाएगा, याद है। अब देखो H2 है तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स को हम दूसरे कलर से प्रिंट कर देंगे। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। अब ये जो के शेल है, देखो के होता है, के के बाद एल होता है और एल के बाद एम होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 8, मालूम है, ये याद है। अब हाइड्रोजन H2 के ही शेल है इसके पास, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। अब ये जब साझेदारी कर लेंगे तो क्या होगा कि ये इन दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए। और अब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस तरीके से, तो इनके बीच में हम एक लाइन लगा सकते हैं। ये कैसा बॉन्ड बन गया, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब इनसे अपन एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, ये बन गया देखो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन सा हो गया, जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तो हाइड्रोजन जो है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही है आपस में, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और ये बन गया हमारा H2। अब हम बनाते हैं O2। O2 को कैसे बनाना है देखो, तो पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद करो। तो ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। याद है क्या मेरे को, तो ठीक है। तो ये हो गए 20 तक। चलो अब ऑक्सीजन ढूंढ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, यानी कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 8 में से 2 कम कर दो, कितने हो गए, 6। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, 6 तो हैं। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 8 में से 6 गए, कितने बच गए, 2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। अब देखो ऑक्सीजन को जब हम बनाना शुरू करते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये मैंने लिखा ऑक्सीजन और ये भी मैंने लिखा ऑक्सीजन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अलग कलर से बनाते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी बुक में शायद ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी बना सकते हो, किसी भी तरह आपको शो करना है आप बना सकते हो, ठीक है। इसके पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2, और इसके पास भी कितने कम है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करानी है। कैसे कराएंगे वो देखो, 6 इसके पास है, 2 ये वाले ले लेगा, कितने हो गए, अब इसके पास गिन लो, 6 ऑलरेडी थे और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 8। इसके पास भी कितने, 6, 2 ये वाले शेयर कर लेंगे, ये बन गया O2। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर इसका बराबर अधिकार है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर इसका बराबर अधिकार है। जिसको जब जरूरत पड़ेगी तब वो इस इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ अगले कंपाउंड पर, दैट इज N2। नाइट्रोजन कार्बन के बाद आ रहा है 6 7, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। यहाँ आ जाओ तो ये हो गया 2 और 7 में से 2 गए, तो यहाँ कितने हो गए, 5। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए जल्दी से क्विक याद कर लो, कितने कम है, 8 में से 5 गए तो 3 कम है, यानी कि अभी कितनों की शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। अब N2 बनाए तो देखो यहाँ बना ले, इसको साफ कर देते हैं और अब हम बनाते हैं N2। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5।
ये रहा हमारा नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 5। अब मैंने 3 4 5 एक साथ क्यों बनाए हैं? इसलिए कि शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की करनी है अपने को? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। फिर 1 2 3 4 और 5, 5 इसके पास हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे बनाएंगे? 5 और 3 कितने हो गए? 8। क्लियर? इसके पास 5 हैं, 3 ये रहे, 5 और 3 8 बन गया। ये क्या बन गया आपका? N2। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 3 की। तो 1 2 और 3 कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो बॉन्ड बने हैं ना, इनको भी हम आगे और ज्यादा डिफाइन करके पढ़ेंगे। जैसे कि सिंगल बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तो ये होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त होंगे या सैचुरेटेड होंगे। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त होंगे, जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये देख लो पहले कि ये तीनों चीजें क्लियर है या नहीं है। एकदम इजीएस्ट तरीके से हमने बनाना इनको सीख लिया है। अब आगे चलते हैं और चैप्टर में आगे अब अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और कंपाउंड बनाना सीखते हैं, दैट इज मीथेन। मीथेन जो है ये एक गैस है, मालूम है आपको, है ना। मीथेन एक गैस है जो कि ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है, और जो कि CNG का एक मेन कंपाउंड है। मीथेन को हम लिखते हैं CH4। तो ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर? 4। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके साथ हमने जोड़ रखे हैं क्या? 4 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन को अलग से डिनोट कर देते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के पास तो केवल K शेल होता है जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो ये देखो 1 और 1 कितने हो गए? 2। क्लियर? तो हाइड्रोजन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन के पास 4 तो थे, 4 हाइड्रोजन वाले मिल गए, तो ये बन गया हमारा CH4। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कार्बन CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब आ गया बनाना। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, और प्रैक्टिस कर लेना, अगली क्लास में इनको और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अब एक जो टॉपिक है उसको और पढ़ते हैं, एलोट्रोप्स। देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो आपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हैं ना। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो तो होती है सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो होती है अलग। यानी कि एलोट्रोप्स क्या है? दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इनको ऐसे लिखो, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव same chemical properties but different physical properties। हिंदी में आप कैसे लिखोगे? कार्बन के वे यौगिक जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण तो कैसे होते हैं? अलग, और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। अब आप कहोगे कि ग्रेफाइट की लीड वाली पेंसिल कितनी लंबी लीड होती है जिसमें, वो तो हमें 5 रुपए में मिल जाती है, और हीरा तो बहुत छोटा सा भी 50-60 हजार का आ जाता है। तो गुण इनके अलग अलग हैं, लेकिन जब इनकी केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे तो इनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी? सेम होगी। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब हम याद पढ़ लें, 2 4 3 है हमारे पास, 3 एलोट्रोप्स कार्बन के जो कि हमारी कोर्स में दिए हुए हैं और जिनको हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला जो एलोट्रोप है वो है डायमंड।
डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें हीरे से ज्यादा कठोर कुछ भी नहीं है। जैसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एनिमल, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज डायमंड, यानी कि पृथ्वी का कठोरतम पदार्थ पत्थर भी नहीं है, पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा या डायमंड। ठीक है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के कारण 4 इसके पास बॉन्ड्स होते हैं और चारों ही बॉन्ड फुलफिल्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें से विद्युत का चालन नहीं होता। बिकॉज अब क्वेश्चन आ जाएगी व्हाई इज डायमंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या लिखोगे, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल द 4 बॉन्ड्स आर जॉइंट टू ईच अदर, चारों बॉन्ड जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा आ जाए अपन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हो, आपकी पेंसिल की जो लीड है ये ग्रेफाइट होती है, इसका यूज ल्यूब्रिकेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। डायमंड आप जानते हो, इसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, कांच को काटने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसका, डायमंड का। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है इसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड यानी कि षटफलकीय, हिंदी में षटकोणीय या षटफलकीय देख लेना, हिंदी में षटकोणीय परतदार संरचना होती है। तो हम ये कहें कि पेंसिल से हम लिख कैसे पाते हैं, तो जब हम पेंसिल से कागज पे लिखते हैं ना, तो एक के ऊपर एक परत सरकती जाती है और जिसके कारण हम पेंसिल की मदद से लिख पाते हैं। ठीक है, लेकिन षटकोणीय जो परतदार संरचना है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत की चालक होती है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। तीसरा जो कार्बन का एलोट्रोप है वो है फुलरीन। पहला जो फुलरीन है वो C60। C60 का मतलब है, फुलरीन जो होता है ना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल होती है अपनी, उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है। 60 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है उसे फुलरीन कहा जाता है। अब व्हाइट इज कॉल्ड सो, इसे फुलरीन क्यों कहा जाता है, तो एक यूएसए के आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, यूएस के आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर फुलर। इन्होंने एक ऐसी डोम शेप की बिल्डिंग बनाई थी जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फुलरीन के जैसा है, इसलिए ये C60 वाले फुलरीन के जैसा है, इसलिए इनके नाम के सम्मान में फुलर के हिसाब से इसका नाम फुलरीन रख दिया गया। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास, अच्छे से पढ़ना, और ये जो चैप्टर है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो शुरू से ही इस पर अपनी कमांड बनाए रखना। तो क्या होगा कि आगे जैसे जैसे चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से पढ़ना, यहाँ तक का चैप्टर क्लियर कर लो, जल्दी अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में।